ऑटिज़म के अंदर ख़ास तौर पे ये होता है कि अर्ली इंटरवेंशंस बहुत रेयरली हो पाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स या तो वेट कर रहे होते हैं कि थोड़ा-सा और बड़ा हो जाए, क्या पता जब थोड़ा-सा और बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, जी। या स्पिरिचुअल हीलर से अगर वो जाके बात करते हैं, उन्होंने जो उनको होम रेमेडीज़ बताई होती हैं या जो हीलिंग रेमेडीज़ उनको बताई होती हैं, दे प्रेफर कि थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस तो करें। और क्या डिले आप देखती हैं कि जो नोटिस कर लिया पेरेंट्स ने, उनको समझ भी आ गया कि देयर इज समथिंग दैट नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प, कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कोई मुझे मशवरा करने की ज़रूरत है, बट दे कीप डिलेइंग, तो कितना एवरेज गैप आता है? अगर आपके लिए इस वक्त थेरेपी अफोर्डेबल नहीं है ना, तो फिर हम पेरेंटल गाइडेंस पे काम करते हैं कि आप उनको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर गाइडेंस देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। किसी भी डायग्नोसिस की चीज़ों के साथ काम करते हैं तो हम उनको कहते हैं ट्रायो में काम करेंगे, बिल्कुल, ट्रायंगल बनेगा, हम ऑफ होंगे, कोर्स, आप होंगे, घर का इन्वायरमेंट होगा। बिल्कुल। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी चूक रही है ना, तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। पाकिस्तान में अगर आप कोई एक चीज़ चेंज कर पाएँ, स्पेशली अबाउट अर्ली इंटरवेंशन ऑफ ऑटिज़्म, तो वो आप क्या होगी एज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खुदी टॉक्स। वर्ल्ड ऑटिज़्म डे 2026 की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर राबिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राबिया। थैंक यू सो मच। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, एक तो आप साइकोलॉजी की फील्ड में किस तरह आई, थोड़ी-सी अपनी जर्नी बताइए, और ऑटिज़्म पे आप क्या-क्या कर रही हैं? सो मेरी लाइफ की जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई थी जैसे बाकी सब स्टूडेंट्स की स्टार्ट होती है कि मेडिकल पढ़ना है। मेडिकल हुँ, नहीं हो सका, सेल्फ फाइनेंस पे हर बार होता था, तो हम ये सोचते थे कि अब और क्या किया जा सकता है। सो उस टाइम हाँ, पर साइकोलॉजी की फ़ील्ड जो है वो एक इमर्जिंग फ़ील्ड हमें नज़र आई थी कराची के अंदर ख़ास तौर पे। सो आई जस्ट गिव माय टेस्ट वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी बहरिया यूनिवर्सिटी, ये स्टेडियम रोड के ऊपर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई हुँ, है हुँ, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है पूरा। सो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह देन आई हैव डन माय मास्टर्स। और मास्टर्स के बाद से ही जैसे मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, और अब तक माशाल्लाह से मुझे 8 to 9 ईयर्स हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। ऑटिज़म में क्या काम कर रही हूँ, मैं बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर लेक्चरर भी हूँ और मैं उसके साथ साथ एक क्लिनिक रन कर रही हूँ, उम्मीद नौ के नाम से, उम्मीद नौ साइकोलॉजिकल सर्विसेज यूनिट। तो वहाँ पर हमारे पास एक डाइवर्स पॉपुलेशन आती है जिनके अंदर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के, एडीएचडी के, बाकी सारे जितने भी कंसर्न्स होते हैं, उनके पेशेंट्स और क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं और हम उनको डील कर रहे होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स रन कर रहे होते हैं, उनको अर्ली इंटरवेंशंस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, पैरेंटल गाइडेंस हो रही होती है, करियर काउंसलिंग उनके रिलेटेड हो रही होती है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो आपका क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो आप जब टीचिंग कर रही हैं, ऑटिज़्म ऑफ कोर्स इज़ नाउ आपके करिकुलम का भी पार्ट होगा, बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, स्टूडेंट बिल्कुल। सीखते भी होंगे, और आप क्लिनिक भी रन कर रही हैं। तो ये जो दोनों आमतौर पे हम देखते हैं, जब एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं लोग, चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, मेडिकल का स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड का हो, तो पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है और जब प्रैक्टिस में आते हैं तो हुँ, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो ये आप क्या गैप देखती हैं इन दोनों चीज़ों में? अच्छा, हम कभी-कभी जब क्लास में होते हैं ना, तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं ना और जो प्रैक्टिस जाके करोगे, उसके अंदर आपको 70-30 का डिफरेंस नज़र आएगा। और ओके। ये 70-30 का डिफरेंस ऐसे होता है कि जैसे हमारी बुक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, हमारी बुक है डीएसएम के नाम से, उसके अंदर सारे क्राइटेरियाज़ मौजूद हैं। आपके पास क्लियर कट क्राइटेरियाज़ हैं, ऑटिज़म से रिलेटेड, एडीएचडी से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास क्राइटेरियाज़ होते हैं। मगर जो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं होती, वो होता है आपका कल्चर, आपकी अडैप्टेबिलिटी, आपका बच्चा किस फैमिली डायनामिक से आ रहा है, कितना मेसी उसके एनवायरनमेंट चल रहा है, या उसके हुँ, सिम्पटम्स कितना वेरी कर रहे हैं। सो जो डिफरेंस हमें सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं और हम अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप फैमिली कल्चर को पहले अंडरस्टैंड करो, क्योंकि वो फैमिली हुँ, कल्चर, वो डायनामिक्स, वो स्टिग्मास आपको ये बताते हैं कि इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को आपने शेप कैसे देना है। सिम्पटम्स तो सभी राइट, को नज़र आ जाते हैं। अगर बिल्कुल। ऑटिज़म के सिम्पटम्स आप किसी से पूछेंगे, बोलेंगे हाँ, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं होती, सोशल स्किल्स उनके अच्छे नहीं होते, रिपिटेटिव हुँ, बिहेवियर अच्छे नहीं होते। क्या पता ये चीज़ें उनके एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स का पार्ट हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें एनहांस हो रही हैं। ओके। सो उसका हुँ, एक हमें से गैप नज़र आता है कि टेक्स्ट बुक बड़ी क्लियर कट आपको आइडिया दे देती है। लेकिन राइट, जब आप प्रैक्टिस में इसको स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एक क्लिनिकल राइट, ऑब्जर्वेशन और एक जो आप हिस्ट्री टेकिंग अपने क्लाइंट्स के साथ ले रहे होते हैं, कि आप राइट, पेरेंट्स से फिर उनकी माइलस्टोन्स के बारे में पूछते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज़ के बारे में पूछा जाता है। और हुँ। कभी-कभी हमें ऐसा भी लगता है कि खुद प्रैक्टिस करते हुए कि पेरेंट्स कहते हैं, हाँ, जैसे बाकी बच्चे करते हैं। अब यहाँ हाँ, पर हमें उनका मिस परसेप्शन क्या है इंटरप्रिटेशन, वो भी पता बिल्कुल, है। हमें कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस मिल जाती है, उनका परसेप्शन हमें समझ आने लग जाता है। फिर हम पूछते हैं कि आपके फैमिली के अंदर क्या बाकी बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं? तो इट्स हुँ, लाइक हाँ, मिलता-जुलता ही उनका बिहेवियर होता है। ओके, तो इस बात का फिर हमें उनको थोड़ा-सा एक क्लियर कट हमें डिफरेंस बताना होता है कि आपको बुक ये बात बता रही है और उसको इस तरीके से आपने कल्चरली इंटरप्रेट करना है।
राइट। अच्छा, लैंग्वेज का भी बैरियर आता होगा क्योंकि हम बिल्कुल, अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, जितनी बिल्कुल। किताबें पढ़ते हैं, और जो जार्गन है, टर्मिनोलॉजी है, वो सब हुँ, इंग्लिश में पढ़ी हुई होती है। बिल्कुल। तो जब वो किसी लोकल पेरेंट को समझानी होती है, तो फिर क्या चैलेंजेस आते सो जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी की, तो वहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि इंग्लिश तो ऑब्वियसली आजकल सब कोई ना कोई बोल भी लेता है, समझ भी लेता हैं? है। हम उनको उर्दू में भी प्रैक्टिस करना बताते हैं कि ओके। आपने कल्चरली अडैप्टेशंस किस तरीके से लेकर आनी है। अगर आपके पास कोई पेरेंट्स आए हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, तो हुँ, फिर आपने उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में से बात निकाल के उनको बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा खेल रहा है, तो क्या वो, जैसे सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, अक्सर बच्चे जो है ना वो शूज़ की लाइन बना लेते हैं, ठीक है? ट्रेन बनाते हैं। तो जी। क्या वो जूतों से ट्रेन बनाता है? अगर वो हाँ, हैंड फ्लिपिंग हमने उनको बताना है कि ऐसा है कि बार-बार ताली बजाना है और ताली बजा के उसकी खुशी सी उसको महसूस हो रही है। तो ओके। ऐसे कौन-कौन से बिहेवियर्स हैं जो आपको अपने हुँ, बच्चे के अंदर नज़र आते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि ये बाकी से एज के बच्चे नहीं कर रहे होते? सो राइट। कोशिश यही होती है कि हम उनको वो लैंग्वेज भी सिखाएँ, और अगर हमें ऐसा लगता है कि उनकी रीजनल लैंग्वेज उनको आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिंधी फैमिली से आ रहे हैं, कोई पख्तून फैमिली से आ रहे हैं, सो वी प्रेफर कि आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करें। तो राइट। वहाँ पे ट्रस्ट भी जल्दी बिल्ड होता है और वहाँ पे एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। अच्छा, एक और चैलेंज आप लोगों को आता होगा क्लिनिकल सेटअप में कि कुछ कई पेरेंट्स जो हैं वो जब इस तरह का कोई अपने बच्चों के साथ मामला देखते हैं, तो दे गो टू स्पिरिचुअल हीलर्स। वो हुँ, पहले इस तरह की कोई चीज़ करके आ रहे होते हैं, उस वजह से बिल्कुल। डिले भी हो सकता है, इंटरवेंशन में डिले हो गया हो, हुँ, या कोई भी वजह हो सकती है। तो उसको आप लोग कैसे डील करते हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा जो एक मेडिकल प्रोफ़ेशन होता है उसमें थोड़ा-सा एक रेज़िस्टेंस आती है कि, ट्रू। और कुछ लोग जज भी करते हैं। तो हुँ। हाउ डू यू मैनेज दैट? अच्छा, वहाँ पर एक तो ये है कि हम कभी भी उनकी जो जर्नी है ना उसको डिसमिस नहीं करते। क्योंकि हुँ, उनकी जर्नी हमें ये रिफ्लेक्शन दे रही होती है कि दे आर कंसर्न्ड। वो, हुँ, और उनसे अगर वो इनफॉर्मली किसी से बात करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऑटिज़म के अंदर ख़ास तौर पे ये होता है कि अर्ली इंटरवेंशंस बहुत रेयरली हो पाती हैं, क्योंकि हुँ। पेरेंट्स या तो वेट कर रहे होते हैं कि थोड़ा-सा और बड़ा हो जाए, क्या पता जब थोड़ा-सा और बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। जी। या स्पिरिचुअल हीलर से अगर वो जाके बात करते हैं, उन्होंने जो उनको होम रेमेडीज़ बताई होती हैं या जो हीलिंग रेमेडीज़ उनको बताई होती हैं, दे प्रेफर कि थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस तो करें। प्रैक्टिस करें, और बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी प्रैक्टिसेस से उनको बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट देयर बिलीफ सिस्टम। अगर हम उनके बिलीफ सिस्टम को डिसमिस कर देंगे, तो फिर उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगी हमारे ट्रीटमेंट की तरफ। सो हुँ, वन ऑफ द थिंग जो हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि एक्नॉलेज देयर जर्नी फर्स्ट, एक्नॉलेज देयर हुँ, एंड वैलिडेट द फीलिंग्स, उनके स्ट्रेस को वैलिडेट करें और फिर उनको बताएं कि अब से हम थोड़ा सा साइंटिफिकली काम शुरू करते हैं, ओके। कि जहाँ पर हम फिर एविडेंस को देखें, और एविडेंसेस हमारे पास डेफिनेटली बहुत रिसर्चेस मौजूद हैं, हुँ, जो कि हम फिर कुछ पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे होते हैं तो हम उनको पढ़ने के लिए भी देते हैं। ओके, आप इन दैट्स नाइस। रिसर्चेस को पढ़ें, आप हुँ, इनसे क्या चीज़ समझ पा रहे हैं, और फिर हम हुँ, उनके ऊपर फर्दर उनके साथ डिस्कशंस कर रहे होते हैं। सही, एंड दे कैन कम बैक विद सम एक्स्ट्रा नॉलेज एज़ येस, वेल, बिल्कुल, डेफिनिटली। दैट्स राइट, या दैट्स रियली नाइस के डोंट डिसमिस देयर जर्नी, रियली पावरफुल। तो जैसे आप लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जो इवन क्लिनिशियंस में आपको नज़र आता हो हुँ, कि ऐसा मिसकंसेप्शन है जिसको फिर अनडू करना पड़ता हो? यानी बच्चे हुँ, भी ज़ाहिर है एक जर्नी के साथ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, ट्रू। कई की फैमिलीज़ में दे माइट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस फर्स्ट हैंड विदाउट बीइंग अ डॉक्टर, उन्होंने हुँ, इसको एक्सपीरियंस किया हुआ और उनकी हुँ, फैमिली में कैसे उस चीज़ को डील किया डील गया हो, किया। तो वो ज़ाहिर है मिसकंसेप्शंस प्रैक्टिस में भी आ जाते हैं। तो हुँ। हाउ डू यू मेक देम अनलर्न? एक आई थिंक मुझे लगता है कि जो बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है वो हम कहते हैं वेट एंड वॉच। अभी छोड़ उहुँ, देते हैं। हाँ, ठीक है? वो अक्सर ये होता है ना कि हम कहते हैं कि अगर हम अभी इसको इतना ज़्यादा ध्यान देंगे तो मे बी ये ध्यान देने वाली चीज़ ना हो, क्योंकि अभी भी हम जितनी अवेयरनेस कर लें, हमारे यहाँ पर अवेयरनेस का लेवल वैसा रेज़ नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑटिज़म की अगर हम बात करें, तो 18 मंथ्स टू 2 इयर्स के अंदर हम इसको डायग्नोसिस दे सकते हैं। बट क्या राइट। होता है, हम कहते हैं 18 मंथ्स तो बहुत ही छोटा है। इतना छोटे बच्चे को हुँ, क्या डायग्नोसिस देना? एंड ओके, दूसरी चीज़ ये होती है कि डायग्नोसिस, क्योंकि इस टाइम पर इनफॉर्मल डायग्नोसिस हो रही होती जी है, दिस इज़ बिल्कुल। नॉट अ फॉर्मल डायग्नोसिस, हुँ, स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस नहीं है। तो फिर हमारी कोशिश उस टाइम पर ये होती है कि अगर वेट एंड वॉच वाला तो कॉन्सेप्ट है उसको रिड्यूस करना है, और हम पूरी कोशिश उस टाइम पर ये करते हैं कि हम पेरेंट्स को ये बोलें कि डायग्नोसिस होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें ऑब्जर्वेशंस नज़र आ गई कि बच्चा वो बिहेवियर्स नहीं शो कर रहा जो इस एज के एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होने चाहिए, तो हुँ, सपोर्ट लेने में क्या जा रहा है? राइट, अर्ली सपोर्ट राइट, आपके बच्चे को और बेहतर बना सकती है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, उसने बैबलिंग ही नहीं की, उसकी हुँ, बैबलिंग हो ही नहीं रही, ठीक है? बाबा, बाबा वाली चीज़ें उसकी निकल ही नहीं रही, वो बिल्कुल, बहुत कम करता है, या हुँ, नेम कॉल आउट करें या आप अगर उसको करें,
तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता, तो फिर पेरेंट्स को थोड़ा सिखाया जाता है इस चीज़ के ऊपर कि डायग्नोसिस पर नहीं जाए, नो लेबल वरीज, नहीं करे बच्चे को, लेकिन लेबल आप नहीं करें, इंटरवेंशन कर लें। इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दें। राइट, तो ये क्या डिले आप देखती हैं कि जो नोटिस कर लिया पेरेंट्स ने, उनको समझ भी आ गया कि देयर इज समथिंग दैट नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प, कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कोई मुझे मशवरा करने की ज़रूरत है, बट दे कीप डिलेइंग, तो कितना एवरेज गैप आता है और जिसकी वजह से मतलब उनको बाद में नुकसान भी होता 1.5 to 3 to 3.5, है? ओके, 1.5 साल से 3 साढ़े 3 साल का गैप आ जाता है। फॉर एग्जांपल Okay. अगर उस बच्चे को अगर हम डायग्नोस अर्ली उसमें पार्ट में कर देते, क्योंकि अर्ली पार्ट का मतलब है कि अभी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है उसकी, और ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर भी आप टाइम सेंसिटिव होते हैं, आपका क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। अगर वो क्रिटिकल पीरियड्स और वो विंडो आपकी रिड्यूस हो जाती है, वो विंडो आपकी गुजर जाती है, उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी है। तब तक पेरेंट्स का स्ट्रेस भी बढ़ गया, अब उनके स्ट्रेस को भी कम करना है, बिल्कुल। क्योंकि उनका स्ट्रेस अब समवर्ट स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, अब ये सारी बिल्कुल। चीज़ें, बहुत और सारी बहुत चीज़ें बार क्या होता है मैम कंपाउंड हो कि जाएंगी। जब स्कूल एडमिशन के लिए जाते हैं ना, देन अ लॉट ऑफ द पेरेंट्स गेट दिस आइडिया कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। उससे राइट, पहले क्या होता है कि ठीक है, जैसे लड़कों के बारे में कहा जाता है कि ये जल्दी थोड़ी बोलते हैं, तो देर से बोलते हैं, ठीक है, ये तो बड़ा शाय है, अपनी दुनिया में रहता है, कोई मसला ही नहीं है, इसको क्या होगा अगर वो किसी से आके फादर भी बात नहीं ऐसे थे, करेगा। मामू भी ऐसे ही हाँ थे। बिल्कुल, एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि फादर भी ऐसे थे, बाकी दादो भी ऐसे थे उनके। तो ये वाली वो मैं कहूँगी कि रेड फ्लैग्स होते हैं जिसको हमें थोड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे के अंदर वो शाइनेस क्यों आ रही है, कहीं वो शाइनेस उसकी प्रॉब्लम की इंडिकेशंस तो नहीं है, वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। राइट। अच्छा, स्पीच थेरेपी में खास तौर से जितना अर्ली इंटरवेंशन हो जाए उतना अच्छा है। तो जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि दादी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इसके बाप ने भी देर से बोला था, तो कई दफ़ा ऐसा हो भी जाता है बिल्कुल। कि वाकई थोड़ा सा डिले इस वजह से आ रहा होता है कि जेनेटिक फैक्टर है या बच्चे का इन्वायरमेंट इतना रिच नहीं है उसके लैंग्वेज के साथ, तो वो भी हो भी जाता है। इस वजह से भी कहते हैं देखा मैंने कहा था। तो कितना वेट करना चाहिए? सही है, बड़ों की बात भी अपनी जगह, वो किसी अपनी विजडम में बोल रहे हैं, लेकिन कितना वेट करना चाहिए? लाइक 2 साल तक तो वेट नहीं करेंगे ना, तो थोड़ा वक्त देकर देख सकते हैं कि थोड़ी सी आप घर में इंटरवेंशन कर लें, और थोड़ा वक्त, तो कितना आप वक्त कहेंगी कि वो भी आप ऑब्जर्व ज़रूर कर लें, अगर कोई बड़ा कह रहे हैं तो कितने अरसे करें? अच्छा देखिए, जब हमारे पास कोई मेडिकल कंसर्न आता है तो हम कंसल्टेंसी लेते हैं ना। कंसल्टेंसी का मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर के दर पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल। गए हैं, वापस आ गए, उसने हमें बता दिया, उसने हमें कहा 6 से 8 महीने बच्चे को ये दवा पिलाएं, आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो जब आपको कहीं पे ऐसा लगे कि बच्चे के अंदर आपको वो सारे साइन सिम्टम्स बहुत माइनर लेवल पर भी नज़र आ रहे हैं, तो एक दफ़ा कंसल्टेंसी ले लें। बहुत बार क्या होता है, जो गैप हम कह रहे होते हैं वो 6 मंथ्स तक का होना चाहिए। अगर 6 मंथ से एक्सीड हो रहा है, क्योंकि 6 मंथ्स एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा, आप कोई बिहेवियर उसको लर्न करवा रहे हो, क्या वो लर्न कर रहा है, क्या वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि बच्चा अभी ग्रो कर रहा है, और ग्रोइंग बच्चे वेरी ऑब्जर्वेंट, ठीक है, वो हर बिल्कुल। चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, वो बिल्कुल वैसा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जैसे भी आपने एग्जाम्पल दी कि घर में शायद रिसोर्स वैसे ना हो, अक्सर लोगों को ऐसे समझ आता है कि घर में इससे कोई बोलने वाला नहीं है ना। व्हाट डज इट मीन बाय बोलने वाला नहीं? आप तो बोल रहे हो। बिल्कुल। जब आप बोल रहे हो तो क्या वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? और बहुत बार ऐसे होता है कि एज अ पेरेंट, बिकॉज आई एम अ मदर, मुझे पता है कि आई कैन अंडरस्टैंड माई चाइल्ड्स नीड्स, लेकिन बिल्कुल। हम उनको, जब हमारे पास कभी आते हैं और हम उनको कहते हैं आपने वेट करना है, आप वेट करें, मगर वेट करने के साथ साथ ये कुछ टिप्स हैं, ये कंटिन्यू करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, पानी का ग्लास चाहिए, वो जब तक मांगे नहीं, आप दे नहीं उसको। राइट। फर्स्ट चाइल्ड के साथ अक्सर ये वाला डिले वैसे भी हो जाता है कि है। ओवर डू हम कर देते हैं, उन पूछने से पहले ही हम सब कर देते हैं, हमें बल्कि अच्छा लगता है कि माँ सब समझ जाती है माँ पहले सब समझ जाती है। राइट। सो दैट वे थोड़ी सी हमें ये वाली चीज़ करनी होगी कि वी हैव टू होल्ड बैक एंड लेट द चाइल्ड टेक द लीड, और वो थोड़ी सी अपनी जो एक्सप्रेस कर सके अपनी नीड्स को, तो वो घर में इंश्योर करना चाहिए, बल्कि बड़ों को एजुकेट भी करना चाहिए कि हम थोड़ी सी ये वाली इंटरवेंशन ज़रूर करें। अब तो इतनी अच्छी वीडियोस और चीज़ें भी मौजूद हैं। बिल्कुल, अब तो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, और अगर हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें एक राइट वे से, मगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैम कि वही रिसोर्सेज ना हमें ओवरली एंशियस कर जाते हैं। वी कीप लुकिंग एट द सेम वीडियोस, एक लूप के अंदर हम वही सारी चीज़ें देखने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर भी इस चीज़ का होल्ड रखना होता है, और हमें बिहेवियरली उन चीज़ों को इनिशिएट करना है घर के अंदर। राइट, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब हम जब आमतौर पे ये वाली बात कर रहे होते हैं ना, तो एक हमारे जहन में जो लोग होते हैं, वो एक मिडिल इनकम ग्रुप, जो थोड़े समझदार, कुछ पढ़े लिखे भी होंगे, थोड़ा उनको थोड़ा शऊर होगा भी कि वो एटलीस्ट चले अपने पड़ोसी से पूछ लेंगे, कज़न से पूछ लेंगे, उनको कोई इन्वायरमेंट में से कुछ याद आ जाएगा तो दे विल टेक एक्शन, थोड़ा सा लेट भी हो जाए। लेकिन लो इनकम ग्रुप में आप देखें जिनके मतलब दे आर
वर्किंग हार्ड टू मेक एंड्स मीट, उनके लिए तो ये कोई वो है ही नहीं ना कि घर में इस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया जा रहा, और नोटिस कर लें तो उसके बाद भी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या वो है कि उनको भी इनकरेज किया जाए, जैसे अगर हमारे मेड के बच्चे हैं और हमें लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है, तो वो कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, और प्रैक्टिशनर्स इसको किस तरह से डील कर रहे हैं व्हेन अ लो इनकम पर्सन कम्स इन विद अ कंप्लेंट? अच्छा, लो इनकम के लिए बहुत बार क्या होता है कि कुछ आपके एनजीओज़ भी इस तरीके के प्रोग्राम्स रन कर रहे होते जी। हैं, कुछ आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। जैसे हम एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ऑलरेडी बहुत सब्सिडाइज्ड अमाउंट है, ठीक है? ओके। अगर कोई आता है, हम डिस्काउंट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, हम केस को डिस्कस करते हैं, बिकॉज़ हमारा जो बार है उम्मीद नौ का, वो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग है। सो हमारा ओके। स्लोगन ये है कि अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना बिल्कुल। चाहिए। सो जब हमें कहीं ऐसा लगता है कि केस बहुत जेन्युइन है और वो हुँ। बिल्कुल नहीं कुछ कर पाते, तो बहुत बार थेरेपीज़ हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रही होती हैं। वी डिस्कस दोज़ केसेस पहले से कि हमें इनको राइट। कितना करना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़, हम पेरेंट्स को बताते हैं कि अगर आपके लिए इस वक्त थेरेपी अफोर्डेबल नहीं है ना, तो फिर हम पेरेंटल गाइडेंस पे काम करते हैं कि आप उनको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर गाइडेंस देते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? हुँ। आप उनके लिए, अगर वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशंस की हमारे पास बुकलेट्स होती हैं, हम उनको वो ओके। प्रोवाइड करते हैं कि ये हुँ। आप रखें, आप देख सकते हो इसको, ठीक है? ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि ये करना है और ये नहीं करना। हम हुँ। बच्चे की थ्रू आउट थेरेपी करवाएँ, तो हम हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं महीने में अगर 1 सेशन ले सकें, ताकि हुँ। आपको हम सिखा दें और आप सही। घर में उसके साथ वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, थोड़ी-सी रेड फ्लैग्स हम आप हमें बता दीजिए यहाँ पे, जैसे अगर कोई हुँ, हुँ। पेरेंट इसको देख रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि घर में रहते हैं, उनका नहीं है इतना इंटरैक्शन, तो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो वो देखें तो फ़ौरन उनको अप्रोच करना चाहिए? अगर हम अर्ली एज की बात करें, तो बच्चे का नाम कॉल आउट किया जाए तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हुँ, स्माइल हुँ। नहीं दे रहा आपको, राइट? इसके अलावा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा। ये वो इनिशियल चीज़ें होती हैं जो हम केयर टेकर से हमेशा पूछ रहे होते हैं कि जब आप बच्चे का नाम लेते हैं, क्या वो रिस्पॉन्ड करता है? अच्छा, बहुत बार ऐसे होता है कि वो बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन जो हम उसको प्यार से नाम बुला रहे होते हैं, वो उस पे रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो अब ऑलराइट। ये वाली भी चीज़ है कि हुँ। आप फ्रीक्वेंटली उसको क्या बोल रहे हो? आर यू कॉलिंग द राइट नेम? फॉर हाँ। एग्ज़ाम्पल बब्बू, बच्चा, क्या कह के बुला रहे हो, या उसका राइट नेम वहाँ पे लिया जा रहा है? तो ये हुँ। भी उनसे उनको क्लैरिफ़ाई किया जाता है। एंड सेकंडली, जब थोड़े-थोड़े बड़े होने लगे हैं, तो सोशल स्किल्स कैसी है? क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन कैसा है? जोक्स अगर आस-पास में छोटे और 2 बच्चे मौजूद हैं, तो किस तरीके का है? रिपिटेटिव बिहेवियर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स तो नहीं है, सेम रूटीन को तो नहीं फ़ॉलो करना कि नहीं पहले ये ही होना चाहिए, फिर इसके बाद ये होगा, और टेंट्रम्स उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। या फिर एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल म्यूट हो जाएँगे, या फिर हुँ। एक्सप्रेशन का तरीका बिल्कुल उनका अलग आ जाएगा। या अगर हम लास्ट चीज़ कहें, तो जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लाइट, साउंड, वो आप कितना फ्रीक्वेंटली नोट कर रहे हैं। अक्सर बच्चे होते हैं कि वो सर पकड़ लेते हैं या आँखों पे हाथ हुँ। रख लेते हैं, तो पेरेंट्स कहते ओके। हैं नहीं, नहीं डरना नहीं है। वो शायद मे बी डर हुँ। ना हो, मे बी वो हमसे वो राइट। चीज़ उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ओके। सो ये कुछ साइन सिम्पटम्स होते हैं, 4 हुँ। डोमेन्स हम जिनको कह रहे होते हैं कि माइलस्टोन तो डिले नहीं हो रहे हैं, कि ठीक जिस है। वक़्त उसको बैठना था, चलना था, रोल करना था, हुँ। क्या वो कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं, तो हम पेरेंट्स से सबसे पहले डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में पूछते हैं। ओके। अच्छा, और जब रेड फ्लैग्स हम बात करें तो क्या एक को भी कंसिडर करना चाहिए या कितने क्लब टुगेदर हो तो उसके बाद हम देखिए, कुछ? एक को अगर हम कहेंगे तो फिर तो वो हेलीकॉप्टर वाली चीज़ आ जाएगी कि हम एक ही के ऊपर रहेंगे। लेकिन हम हुँ। कोशिश हमारी ये होती है कि एटलीस्ट आपके पास 3 टू 6 सिम्पटम्स इस तरीके के, एटलीस्ट 3 आपके पास सिम्पटम्स इस तरीके के हों, हुँ। और वो भी डिफ़र करते हैं। हर सिचुएशंस के अंदर चीज़ें आपकी डिफ़र कर रही होती हैं। सो कौन-सी चीज़ों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, रेपिटेटिव बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं, आपको रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं कि यही इस तरीके से ही काम करना है, या आपको कम्युनिकेशन के टाइम पर आपने कुछ पूछा और उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, सोशल हुँ। क्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, बैठे हुए हैं और आपने बोला कि बेटे इसको ऐसे कर देना है, एंड दे जस्ट लुकिंग एट यू। अच्छा, हुँ। कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे बोलने का तरीका भी उनके साथ नहीं ठीक होता। राइट, हम हम अडल्ट ज़ोन में टेक्निकल, बात कर देते कोई हैं, मुश्किल अल्फ़ाज़ यूज़ करें, मुश्किल अल्फाज यूज़ उर्दू कर कोई दिया। गाड़ी-सी यूज़ कर रहे हो, बच्चों को बिल्कुल। समझ ही नहीं आई। तो बिल्कुल। इन चीज़ों को फिर हम पेरेंट्स को भी हुँ। कहते हैं कि आप डिफरेंस पहले चेक करें। आप ये नहीं कह हाँ, सकते कि हाँ। एक सेटिंग में ऐसा हो रहा है, दूसरी सेटिंग में हाँ, नहीं हो अपनी रहा। इंस्ट्रक्शंस को टोन डाउन करके टोन डाउन देखें और करके सारी देखें, चीज़ें पहले कर लें, फिर उस डायग्नोसिस तो फिर बहुत बाद में आप बिल्कुल लोग बाद करते में आ हैं। जाता है फिर। ओके, ग्रेट। तो अच्छा चलें, ये जैसे हमें पता चल गया कि इस तरह की कोई चीज़, और फिर मैं कहती हूँ जैसे ये सारी चीज़ें तो वो हैं ऑब्ज़र्व करने वाली हुँ। ना, लेकिन उसके बाद दिल में भी एक हंच भी होता है, कुछ देख के पता लग जाता है कि समथिंग इज़, स्पेशली अगर आपके पहले बच्चे होते हैं जो न्यूरो डाइवर्जेंट नहीं है, तो पेरेंट को एक हंच भी हो जाता है, उस बिल्कुल, पे बिल्कुल। एक्ट करना कितना ज़रूरी होता सबसे पहले
तो अपने आप को काम डाउन करना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को लगता है मेरी गलती है। अपने स्ट्रेसेस को उस टाइम पे रिड्यूस करना, क्योंकि उस टाइम पर आप जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को फिर सेव कर सकते हैं, चाहे वो राइट। लैंग्वेज के टर्म्स में हो, कम्युनिकेशन के टर्म्स में हो, रिलेशनशिप के टर्म्स में हो। सो अगर आपको कहीं ऐसा महसूस हो जाता है कि ये मेरे बाकी बच्चों की तरह एक्ट आउट नहीं कर रहे, सो हर्ज नहीं है। जैसे अभी हमने कहा ना कि हमें पता लगता है कि मेरे बच्चा एनीमिया हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम डॉक्टर को कहते हैं ना एक ब्लड टेस्ट करके देख लें। ऑल्दो ऑटिज़म का कोई टेस्ट इस तरीके का नहीं है जिसको हम डिटेक्शंस की तरफ लेके जा सकें, लेकिन एक कंसल्टेंसी, आधे घंटे का किसी से बात करना, किसी प्रोफेशनल से आके बात करना, आई जी। थिंक वो आपको थोड़ा सा या तो काम डाउन भी कर लेगा और थोड़ा सा आपको बकअप भी कर देगा कि अगर आपको फर्दर स्टेप्स उसके ऊपर क्या लेने सही। चाहिए। और द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कंसल्टेंसी के लिए गए और डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, यू आर बिल्कुल, ओवरथिंकिंग, बिल्कुल, और वो डिसमिस हो जाए वो डिसमिस्ड चीज़। हो जाएँ वो सारे आपके कंसर्न्स वहाँ सही। पर। तो रादर देन स्टेइंग इन दैट एंग्जायटी, इट्स हुँ, बेटर टू टॉक टू समबडी टॉक टू एंड टॉक टू अ समवन। प्रोफेशनल, हुँ। ताकि आपको पता चल जाए और आप अच्छी तरह से उसको हम असेस करें। प्रोफेशनल्स की बात इसलिए करते हैं कि प्रोफेशनल्स आपको जो है ना वो साइंटिफिक कंसर्न्स दिखा रहे होते हैं, आपको एविडेंस बेस्ड चीज़ें बता रहे होते हैं। जब आप लेमैन टर्मिनोलॉजी के अंदर लोगों से बात करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। प्रोफेशनल्स जो है ना वो एक्सपीरियंस कुछ असाइड रखते हैं, वो सब्जेक्टिव चीज़ों को असाइड रखते हैं, वो कहते हैं ऑब्जेक्टिवली ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स राइट, डेफिनिटली। अच्छा, ये एक और चीज़ बहुत अच्छी जो हुई है वो ये है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उससे न्यूरो डाइवर्जेंस को अलग कर दिया गया है, बिल्कुल। और अब हम ये समझ रहे हैं कि न्यूरो डाइवर्जेंस इज़ अ डिफरेंस, यानी ऑटिज़म इज़ अ डिफरेंस, यानी दे थिंक डिफरेंटली, दे एक्ट डिफरेंटली। ये सारी चीज़ें, एक तो आप इस पे भी ज़रूर बात कीजिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, स्पेशल नीड्स में क्या फ़र्क है। इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लोग उसको फिर नेविगेट नहीं कर पाते कि हम किधर फ़ॉल करें, किस चीज़ को हमें कितना, यानी अगर हमें नॉर्मलाइज़ करना है ऑटिज़म को तो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करें। नहीं, दे नीड समथिंग एल्स फ्रॉम अस। तो ये सारी चीज़ों को एक तो डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, लेकिन बात ये कि अगर हम इसको नॉर्मलाइज़ कर देते हैं तो मसला ये होता है कि देखिए, जो एक नॉन स्पीकिंग एडल्ट, एक बच्चा नहीं बात कर रहा हो, बड़ा हो गया है, वो नहीं बात, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स लिमिटेशन इज़ देयर। या अगर वो सेल्फ हार्म कर रहा है तो उसके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, बाकी एक्सेप्टेंस आप चलिए लेबल को भी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इन सब चीज़ों को डील करना लोगों को नहीं आता, तो कैसे नॉर्मलाइज़ होगा? अच्छा देखिए, पहले तो ये कि चाहे आप ऑटिज़म और न्यूरो डाइवर्जेंस को बोलें या आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स चीज़ों को अगर आप बोलें, उन एंटिटीज़ को अगर आप सामने रखें, सो दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, दोनों की रियलिटीज़ हैं। लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा फ़ील हो कि सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम्युनिकेशन बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, बिहेवियरल आपके पास जो है ना वो लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सो आई थिंक वहाँ पर ये स्टैंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इट्स बेटर टू गेट एन असेसमेंट फर्स्ट, जस्ट टू सी कि वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑटिज़म के अंदर भी हम उनके बिहेवियरल, कम्युनिकेशन, सोशल एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं जस्ट टू सी द लेवल्स। आप बिकॉज स्पेक्ट्रम की बात कर रही बिल्कुल हैं? मैं स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ। और फिर अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें इंटेलेक्चुअल, अगर आप डिफ़िकल्ट इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्ट इंडिविजुअल्स के लिए भी असेसमेंट इसलिए रन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि इस बात का अंदाज़ा हो वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकता, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट आवर एक्सपेक्टेशंस। राइट। हमारे बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है, हैं, बिल्कुल। और अगर वो एशियन पेरेंट्स। एक्सपेक्टेशंस पे नहीं, बिल्कुल, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते तो फिर हमें वो कहीं न कहीं बदतमीज़ लगते हैं। कहीं न कहीं हमें ऐसे लगता है कि वो हमारी बात नहीं मान रहे, नाफरमान हो रहे हैं बच्चे। जी, जी, जी। यहाँ पर मेबी ये चीज़ हो सकती है कि उनका वो लेवल डेवलप ही नहीं हुआ। और अब तो ये कहा जाता है कि कोशिश करें कि जिस तरीके से हम बॉडी स्कैनिंग की बात करते हैं इसी तरीके से आप मेंटल स्कैनिंग करवाएं, क्योंकि बिल्कुल। अगर आप मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि एक्सपेंसिव होती है, नो डाउट, ये सारी असेसमेंट्स, अगर आप एटलीस्ट 1 साल, 1.5 साल बाद एक टेस्ट रन करवा लें, एक बैटरी छोटी-सी रन करवा लें। आई नो मैं सेटअप में काम करती हूँ तो एक्सपेंसिव है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। मगर वो स्कैनिंग से आपको ये पता चल जाता है कि क्या कोई कंसर्न अभी तो नहीं है, और अगर कंसर्न है तो फिर आपको उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, तो आके आप अपने अडल्टहुड में जाकर उसको डिटेक्ट ना कर सकें। तो बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। जी, अच्छा, हम तो कल भी ये बात कर रहे थे कि जैसे अगर 2 साल की उम्र में असेसमेंट कराई और उस वक़्त स्पेक्ट्रम स्केल पे लो आया या डिसमिस हो गया किसी वजह से, और उसके बाद वो चीज़ बढ़ी और फिर उस वक़्त नहीं कराया, या यानी होता है ना, एक तो ओवर डायग्नोसिस का खतरा होता है हमें और एक मिस डायग्नोसिस का भी होता है कि आपने नहीं किया और फिर आप यानी वही लेबल सुनते-सुनते ही नहीं, आपने ऑटिज़म का लेबल नहीं सुना लेकिन और बहुत सारे लेबल्स तो सुनने ही पड़ेंगे, स्कूल में भी, घर में भी, चाहे वो बदतमीज़ का हो,
चाहे कोई भी लेवल हो, तो अल्टीमेटली बच्चे पे वो सारी चीज़ें असर करेंगी और सारे जो उसको हेल्प और सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। और ये मेरे ख्याल में स्पेक्ट्रम पे जो लो बच्चे होते हैं उनके साथ ज़्यादा हो जाता होगा, बिकॉज वो उनकी इग्नोर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वो एक तो इग्नोर भी हो जाते हैं और दूसरा कि जब आपने अर्ली एक दफ़ा असेसमेंट करवा ली, क्योंकि हमारे पास बहुत बार ऐसे होता है कि अर्ली असेसमेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सबसे रिसेंट हमारे पास केस आया था जिसके अंदर वो बच्चा 1.8 का था आई गेस, हाँ 2 इयर्स का। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इसको ऑटिज़म है। ओके। अच्छा, बहुत बार ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि अभी बच्चे के ऊपर अभी इनफॉर्मल असेसमेंट हो रही है, जी। सो वी आस्क देम टू एटलीस्ट गेट अ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। मगर हम्म। उस टाइम पीरियड के अंदर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। उस टाइम पीरियड के अंदर आपने खुद को एज अ पेरेंट भी ट्रेन करना है कि मैं कैसे इसको हेल्प आउट कर सकता हूँ, या मुझे ऐसे बिहेवियर्स घर में कौन से लेकर आने चाहिए जिससे हम ये डिफरेंस क्रिएट करवा सकें। बिकॉज अगर बच्चे की 2 साल में 1.5 साल में असेसमेंट हुई और फिर अब मैं 4 साल में जाके उसकी असेसमेंट कर रही हूँ या 5 साल में कर रही हूँ, वो क्रिटिकल पीरियड था, वो टाइम बिल्कुल। सेंसिटिव पीरियड था। अगर वो बिल्कुल ऐसे ही गुजार दिए कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, या आपने कोई उस पे इंटरवेंशन नहीं लगाई, जी। होम बेस्ड इंटरवेंशन हम इस पे बात कर बिल्कुल। रहे हैं, तो भी हाँ, तो नॉन डिफ़िकल्टी जजमेंट होती का है। ये मतलब नहीं है कि आप इग्नोर कर दें इन इग्नोर सारी कर दें चीज़ों को। उसको तो बिल्कुल। ओके, या आई अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी है कि हम हुँ, ज़रूर बात ज़रूर करें इसके बारे में, और एक प्रोफेशनल से एक सिर्फ कंसल्टेशन ही ले लें, तो दैट विल क्लियर थिंग्स दैट आउट। विल क्लियर थिंग्स आउट। तो अच्छा, ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है, हम कहना बड़ा आसान है ये, बट ऑफ कोर्स पेरेंट के लिए भी ये स्टेप लेना मुश्किल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मदर चाह रही है लेकिन फादर नहीं चाह रहा, पेरेंट्स दोनों चाह रहे हैं लेकिन दादा दादी नहीं जाने दे रहे कि बच्चे को लेबल कर देंगे। तो इन्वायरमेंटल सोशल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से। तो कोई ऐसा हार्डेस्ट एथिकल डिसीजन जो आपने अपने क्लिनिक में लिया हो इस तरह का, कि पेरेंट्स आए और फिर वो नहीं अग्री करे किसी चीज़ पे, आपको जो लगता है विच इज़ बेस्ट फॉर द चाइल्ड? अच्छा, अगर मैं अपनी प्रीवियस पूरा टाइमलाइन याद करूँ तो हम मेरी अब तक जितने भी हमारे सेटअप के अंदर आए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उनमें सभी कहीं न कहीं उस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमें इसको पार लगाना है। हम्म। हमें बस इसको आप ठीक कर दें। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा कुछ पेरेंट्स के अंदर नज़र आई वो ये कि बस अब आपके पास लेके आ गए ना, अब इसको ठीक कर दें। सो वहाँ पे उनको ये राइट। बताना कि ये 1 घंटे में, हफ़्ते में अगर राइट। 1 घंटे का उसके साथ सेशन हो रहा है, तो 1 घंटे में वो ठीक नहीं होगा। वो चीज़ें सीखेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन आपने घर जाके करवानी है। सो जब भी राइट। हम किसी भी डायग्नोसिस की चीज़ों के साथ काम करते हैं तो हम उनको कहते हैं ट्रायो में काम करेंगे। बिल्कुल। ट्रायंगल बनेगा, हम ऑफ होंगे, कोर्स। आप होंगे, घर का एनवायरनमेंट होगा। बिल्कुल। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी चूक रही है ना, तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको चाहिए ना, वो फ़ौरन से आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। सो बहुत बार आपके लिए होता है, जैसे भी आपने कहा कि अगर दादा-दादी कहते हैं कि इसको नहीं लेके जाना, आई हैव सीन एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि बहुत सारे दादा-दादी भी बैठे हुए वेटिंग एरिया में, लेकर आ रहे हैं कि खुद। खुद लेकर आ रहे हैं कि जी। अगर मेरा बच्चा अवेलेबल नहीं है, बहू अवेलेबल नहीं है, या किसी भी रीज़न्स की वजह से वो उनके पास बैठे हुए हैं। सो अब राइट। एनवायरनमेंट थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता चेंज है हो। कि चेंज हो रहा है। राइट। अब थोड़ी एक्सेप्टेंस इन चीज़ों पे ज़्यादा आ रही है। वो ये कहते हैं कि आगे जाकर ज़्यादा रोने से बेहतर है अभी थोड़ा-सा दिल बड़ा करें और हम इन चीज़ों बिल्कुल। पे काम करना शुरू हेल्प कर ले दें, लें। हेल्प ले लें। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो दीज़ स्टोरीज़ नीड टू बी टोल्ड बिल्कुल। कि ग्रैंड पेरेंट्स भी कर रहे हैं और पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, और हुँ, सोसाइटी इसको टोटली एक कम्युनिटी के इशू की तरह ले रही है कि हमें इनको इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना चाहिए। और इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नाइस वे। हमें भी पता होगा तो हम भी पेरेंट्स, जैसे कल एक बात हो रही थी कि अगर बच्चे को मेल्ट डाउन हो जाए शॉपिंग सेंटर में, हुँ, तो पेरेंट तो अपनी जगह पे चले, वो ट्रेन भी है, सब कुछ है, उसने इंटरवेंशन भी कर ली है, लेकिन जो सोशल जो एनवायरनमेंट है क्यूज़ वो मिल भी रहे हैं अक्सर। उसको, बिल्कुल। वो जी। उनको ज़्यादा एम्बैरेस कर देते हैं। बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है कि दे हैव टू रिएक्ट। बहुत बार क्या होता हुँ। है, दीज़ मेल्टडाउन्स इज़ फॉर सेकंड्स टू मिनट। बिल्कुल जी। उस वक़्त इफ़ एज़ अ पैरेंट आप काम हो, आपका बच्चा ये लर्न कर जाता है कि इधर तो फ़ायदा नहीं हो रहा। सो दे राइट। इवेंचुअली लर्न कि हम राइट। अगली बार अगर करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। मगर वो बात है कि आस-पास लोग ये बोलते हैं कैसे माँ-बाप हैं। जी, बिल्कुल, मगर बिल्कुल, अगर दैट्स कोई वो राइट। रिएक्शन भी अगर कोई दे रहे होते हैं, तो आपने कुछ लर्न नहीं करवाया। अ, तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स की स्ट्रगल एक अपनी अलग चल रही होती है और एक जो सोसाइटी वाली स्ट्रगल है ना, वो एक उनके साथ अलग चल रही होती बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम सोशल सेटअप की भी बात करें, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी भी सरप्राइज़ करती हो कि लोग आके बताते हो आपको कि अभी भी ऐसी जजमेंट या इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं? है। तो हमारे, क्योंकि इस पॉडकास्ट का पर्पज़ ये है कि देखिए, ऑटिज़्म जिसके घर में है, ऑटिज़्म ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो देखे, बल्कि हम सबको एजुकेट होने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन गिव अ कंडूसिव एनवायरनमेंट टू द पेरेंट एंड द चाइल्ड, सो दैट दे कैन ग्रो एंड थ्राइव। तो ये आपको अभी, ये सारी अवेयरनेस होने के बाद, अब भी आपको क्या लगता है, कोई ऐसे
मौलवी साहब से कोई बात सुन ली या कोई एल्डर्स ऑफ द फैमिली कोई ऐसी बात कह रहे हो जो कि स्टिल आपको सरप्राइज करे, स्टार्टल कर दे? आई वॉन्ट डिस्क्लोज द होल स्टोरी, लेकिन मैं एक पेरेंट्स से बात करी थी, तो कहते कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या गुनाह होगा इसको? उसको तो समझ नहीं आ रहा ना। अब उनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि वो उनका फैमिली कल्चर है कि नमाज अदा करनी है, रब के सामने आपको जाना है, मगर उस बच्चे का तो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल वैसा नहीं बना ना। उसको नहीं पता कि इसकी क्या अदायगी है, इसकी क्या टर्म्स हैं, आपको कैसे करना है, या अगर ये बड़ी हो जाएंगी तो क्या ये अपना ध्यान खुद से रख सकेंगी, ये शादी और बाल बच्चे देख सकेंगे। अब ये वो वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। राइट। हम उनको सिर्फ यही बता सकते हैं कि देखिए ये वाले वो बिहेवियर्स जो लेटर ऑन लाइफ में आएंगे, उससे पहले वाले बिहेवियर्स को अगर आप नोट डाउन करें, उनके ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो शायद आपको इन बिहेवियर्स को देखना आसान भी हो जाएगा और अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स थोड़े से हमें भी शॉकिंग वाली पोजीशन में ले जाते हैं कि हम जितनी भी अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, स्टिल हम कहीं ना कहीं उन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर घूम घुमा के बात करते हैं जहाँ पर हम कल्चरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर एंग्जाइटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फ्यूचर। True. आप जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे उतने पेरेंट्स एंग्शियस होते हैं, ऑफ कोर्स। यू नो, लेट्स लिव इन द मोमेंट, और इस वक्त उसको सारी इस सपोर्ट मोमेंट के दें, तो अंदर दैट शुड बी। तो पाकिस्तान में अगर आप कोई एक चीज़ चेंज कर पाएँ, स्पेशली अबाउट अर्ली इंटरवेंशन ऑफ ऑटिज्म, तो वो आप क्या होगी एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर वर्किंग ऑन अच्छा ऑटिज्म? देखिए, एट टाइम ऐसे होते हैं कि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाती, तो व्हाट आई फील लाइक अगर मुझे कोई ऐसा मैजिकल पावर मिल जाए, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं हेल्थ सेटअप्स के अंदर, स्कूल सेटअप्स के अंदर जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं, इट विल बी कॉमन, सबके साथ होने ओके, चाहिए। स्कूल्स के अंदर पर्टिकुलरली हेल्थ सेंटर्स के अंदर, कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिंग है, स्क्रीनिंग्स है, ये आपके जी। पास जो है ना वो कॉमन होनी चाहिए, कि लोगों को ये ना फील करना पड़े कि ये एक लग्जरी है, कि ये सिर्फ अमीर जाकर करवा सकता है या उसके पास पैसा है तो वो जाके करवा सकता है। जैसे वैक्सीनेशन में जैसे हुआ है। वैक्सीनेशंस होती ओके। हैं, अगर आप उसको अर्ली टाइम पर कर देंगे तो पेरेंट्स की एंजाइटी भी कम होगी, बिकॉज वो एक प्रोग्राम सभी के साथ रन हो रहा है, कुछ Right. डिटेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है था बिल्कुल, तो that's अगर right. ऐसा कुछ हो सके, एंड आई होप कि आगे जाकर कुछ ऐसा हो सके जहाँ पे स्कूल्स के अंदर भी ये सिस्टम हो कि टाइमली, हम वैसे तो असेसमेंट्स कर रहे होते हैं बच्चों की, लेकिन जो एक आपके पास इमोशनल असेसमेंट्स हैं, जो आपके पास मेंटल असेसमेंट्स होती हैं, पर्टिकुलरली उनके बिहेवियरल भी, बिहेवियरल right. असेसमेंट्स होती हैं, उसको कॉमन कर दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि और टीचर के लिए सबसे ज़्यादा आसान है इन चीज़ों बिल्कुल को ऑब्जर्व, और उनके पास एक ही एज के बच्चे एक ही जगह मौजूद हैं, उनको कंपैरेटिव देखना भी उनके देखना, लिए ईजी है। और उसके लिए प्रोफेशनल्स को ज़्यादा हायर किया जाए उन ऑर्गेनाइजेशंस में। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टीचर्स टू परफॉर्म दीज काइंड ऑफ असेसमेंट्स, बिकॉज उनका माइंड एकेडमिक है, बिल्कुल, उनका माइंड क्लिनिशियंस वाला राइट, बट दे नहीं कैन है। रेफर दे कैन रेफर, और रिपोर्ट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी ज़्यादा बने जहाँ पर ये असेसमेंट्स उनके लिए बहुत सब्सिडाइज्ड अमाउंट हो, या लो रेट्स में हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट हो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, शायद पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है या ओवरऑल, कि जहाँ पर फ्री चीज़ मिलती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती वैल्यू भी है। नहीं होती। और आई थिंक ये एक थोड़ा सा एक एथिकल क्वेश्चन कह लें, डिलेमा कह लें, कि व्हेन यू डोंट स्पेंड ऑन योर मेंटल हेल्थ, जैसे आप बाकी सब चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आप अपनी फिजिकल ग्रूमिंग पे भी तो खर्च कर रहे हैं ना, आप सिलोन भी जा रहे हैं, आप कपड़े भी खरीद रहे हैं, आप सब चीज़ें, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ पे जब नहीं इन्वेस्ट करते, तो दैट शोज़ दैट इट इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी इन योर बिल्कुल लाइफ। तो बिल्कुल आप मतलब अगर एक असेसमेंट है, आप बाकी चीज़ों के लिए भी सेव अप करते हैं, इवन एक परफ्यूम खरीदने के लिए लोग सेव अप करते हैं, तो व्हाई नॉट यू नो दिस काइंड ऑफ सर्विस फॉर योरसेल्फ? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि प्रैक्टिस में अक्सर हम जब अपने सीनियर्स के साथ, मेंटर्स के साथ डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो हम, और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, तो ये टर्म ज़रूर निकल कर आती है कि हम खाड़ी के कपड़े तो पहन लेते हैं, मगर वही हम इन्वेस्ट नहीं करते अपने मेंटल हेल्थ के जो है ना वो असाइनमेंट्स के ऊपर या उनके असेसमेंट्स के ऊपर। तो ये एक मेंटालिटी शायद अब चेंज होने का ज़्यादा स्ट्रांगली टाइम है। ऑल्दो वी डू हैव अवेयरनेस, ऐसा बिल्कुल भी जी नहीं कि जी हमारे अंदर, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अब और अवेयरनेस इस बात पे लाना ज़रूरी है कि आपकी सेल्फ केयर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि Of जब आप course. मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे तो फिजिकली आप बहुत सारे वो काम भी कर सकते हैं जो आपको कभी लगता है कि मे बी हम नहीं कर पाए। बिल्कुल, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी वेसल, तो ये बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो थेरेपिस्ट खुद समझते हैं। और इसमें थेरेपिस्ट जो है, मैं तो सबको बताती हूँ कि हम तो अपनी भी थेरेपी कराते हैं। एंड यू नो दैट्स अ लग्जरी, लिटरली आप जब ये काम करें तो इट इज़ ड्रेनिंग एंड इट इज़ टैक्सिंग, और हम फिर अपनी भी थेरेपी कराते हैं, वी टेक सुपरविजन्स, एंड दैट रियली हेल्प्स अस कम बैक एंड सर्व इवन मोर। More. तो ये हर किसी को अपनी लाइफ में ये चीज़ आ रही है, आप अपने अपने लेवल पे हर कोई सर्व कर रहा है, कोई अपनी फैमिली को सर्व कर रहा है, कोई कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, तो आपको अपने जग में भी पानी भरना है सो दैट यू कैन सर्व अदर्स। जी डॉक्टर आबिया, थैंक यू, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई, आई थिंक हमारे पेरेंट्स के लिए और वाइडर सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे।
तो एक मैं आपसे लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स के लिए जो कि वेट कर रहे हैं अभी किसी चीज़ का, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और क्योंकि आप एक एकेडमिक भी हैं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगी जो उनको याद रहे, उनकी प्रैक्टिस में उनको काम आए? फॉर स्टूडेंट्स, आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलती है, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, मगर जो एम्पैथी लेवल है उनके साथ, जो पेशेंस लेवल है, जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं, जितना ज़्यादा आप इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपकी थेरेपीज़ विद द पेशेंट्स, विद द क्लाइंट्स, विद द पेरेंट्स ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको समझा पाते हैं। बिकॉज़ आपका काम सिर्फ समझाने का नहीं, आपका काम उनकी लाइफ में अडेप्टिबिलिटी डेवलप करवाना है, बिल्कुल, जिसके लिए आपकी नॉलेज भी ज़रूरी है और आपका एक ह्यूमन लेवल पर आकर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर द पेरेंट्स, आप अकेले नहीं हैं और बहुत सारे लोग हैं, और ये वो चीज़ है जिस पे आप ख़ुद को ब्लेम ना करें। आपको सपोर्ट मिलता भी है, आप सपोर्ट सीख भी कर सकते हैं, और आपने अब तक अपने उस बच्चे के लिए जितना किया है ना, वो शायद कोई और नहीं कर सकता। तो आप जितना कर रहे हैं उसमें सिर्फ़ एक छोटी-सी और चीज़ का भी ध्यान रखें, अपना। क्योंकि जब आप अपना ध्यान रखते हैं तो फिर आप उनका ध्यान ज़्यादा रख पाते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद जो परेशानी पेरेंट्स को आती है वो ये, हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा। बिल्कुल, तो फिर दैट्स जहाँ आप राइट। अपना ध्यान रखते हैं वहाँ आप उनको ये भी सीख दे रहे होते हैं कि देखो, इस उम्र में मैं अगर अपना ध्यान रख रहा हूँ तो किसी भी उम्र में तुम्हें भी अपना ध्यान रखना है। बिल्कुल, सो बिल्कुल, दैट्स दिस इज़ राइट। द लास्ट। अमेज़िंग, अमेज़िंग। इसके ऊपर भी बड़ी हमारी भी एक बात, इसके ऊपर एक डिबेट हो रही है कि एडल्ट्स विद न्यूरो डाइवर्जेंस, उनके ऊपर क्या काम किया जाए। तो डेफ़िनेटली इट इज़ अ डिबेट, और इसी तरह जब लोग अवेयर होते जाएँगे, स्पेशली पेरेंट्स अवेयर होते जाएँगे, तो वो नई से नई चीज़ों पे काम कर सकेंगे और बिल्कुल, दूसरों के लिए एक लेगेसी क्रिएट कर सकेंगे आगे बिल्कुल। आने वाले पेरेंट्स के लिए, और उनके लिए चीज़ें आसान होती जाएँगी। तो हुँ, पहला जो ज़ाहिर है लॉट होता है उनके लिए, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, आई नो इट इज़ चैलेंजिंग, ये कोई आसान काम नहीं है। वे एक्नॉलेज योर जर्नी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है अपनी औलाद के लिए जब फर्स्ट डायग्नोसिस आता है, तो जो पेरेंट्स इस चीज़ से गुजरते हैं, बिल्कुल। इट्स रियली, जो प्रैक्टिशनर तो देखता है, और जो हुँ, इवन हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो लेते, मेरे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ग्रुप ऑफ पेरेंट्स ऐसे उनके साथ हुआ जिनके न्यूरो हुँ, डाइवर्जेंट बच्चे थे एज अ थेरेपिस्ट। हुँ। तो आई फील कि वो जो उनकी जो जर्नी है वो देख के आप रो पड़ते हो कि बिल्कुल। यू नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। हुँ, तो आई फील कि बिल्कुल हमें एज अ सोसाइटी बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है। अर्ली इंटरवेंशंस के बारे में डॉक्टर राबिया ने जो कहा, वो हमें खुद भी, अगर आपके बच्चे में आपको ऐसा लग रहा है तो आपने एक्शन लेना है। और आप बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर, अगर आपको लगे कि कोई पेरेंट डिले कर रहा है, तो उसको भी गाइड करना है, अगर क्योंकि आपको अब पता चल गई है वो चीज़, और आप उसको छोटी सी एक कोई एक आर्टिकल भेज दें, कोई वीडियो भेज दें, जिससे उसको एक एक्नॉलेज हो जाएगी ये चीज़ कि दे शुड सीक हेल्प, और आप उनको बताएं या उनको साथ ले जाएं। इतना हमें ये जो ट्राइब कल्चर है ना, वो अपनी पेरेंटिंग में बढ़ाना है। हम लोग बहुत ज़्यादा अलूव होते जा रहे हैं, अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते, अपने रिलेटिव को कुछ नहीं कह सकते। तो दिस गैप नीड्स टू बी ब्रिज्ड। ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमें सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं होना। न्यूक्लियर फैमिली का ये मतलब नहीं है कि बस अब हम अपने घर में रहें और बाकी सारी कम्युनिटी से कट जाएं। वी नीड टू ब्रिंग बैक दैट कम्युनिटी एस्पेक्ट, और एक दूसरे की हेल्प करनी है, ऑटिज़म को नॉर्मलाइज करने में, इन बच्चों की हेल्प करने में, इन फैमिलीज़ को इंक्लूड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों ने इससे हमारी आज की पॉडकास्ट से लर्न किया होगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर अपने ख़यालात से हमें आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।